नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी बड़े बड़े दल करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें किसको कितनी सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। आखिर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसका फायदा होगा, क्योंकि कुछ बड़े सवाल हर किसी के मन में अब आने लगे हैं। क्या वाकई 2024 में कुछ नया होने वाला है? क्या मोदी सरकार को इसका डर था, इस कारण कुछ बड़े नेताओं को भी यहां पर हटा दिया है और कुछ नए और युवा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी है? आखिर सारे बड़े आंकड़े क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों का इस समय क्या है रुझान? क्या महंगाई का मुद्दा बन सकता है लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा? इसके अलावा क्या क्या बड़े मुद्दे, और यहां पर बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या तीसरा मोर्चा बनने वाला है? क्या कांग्रेस के साथ कुछ अन्य जो दल हैं जो बीजेपी से नाराज भी हुए हैं, जिसमें शिवसेना की बात कर लें या फिर एलजेपी की बात करें या फिर कुछ अन्य दल, आखिर क्या कुछ होगा? सारे बड़े आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? और कहीं ना कहीं जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो इसे एक कदम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जो बड़े सवाल थे, जो विरोधियों के सवाल थे, विपक्ष के बड़े सवाल थे, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। लेकिन क्या बनवास वर्गीय कांग्रेस की वापसी होगी? क्या प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत कांग्रेस की होने वाली ये वापसी या फिर तीसरे मोर्चे की बनेगी सरकार? इस सब बड़े सवालों के जवाब आपको देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति और जिस कार से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर या पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो रणनीति थी उसमें वो सफल रहे थे और बीजेपी को बड़ी मात दी थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, क्योंकि 2024 की तैयारी अब इसे शुरू कर दी है कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने, क्योंकि 2014 में तो 282 सीटें, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ा 2019 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को करीब 303 सीटें हासिल हुई, जबकि गठबंधन को कई ज्यादा यहां पर बहुमत मिला। और इस समय क्या कुछ होने वाला है? क्या 2024 की तस्वीर 2019 की तरह रहेगी या फिर महंगे पेट्रोल डीजल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा और ये कहीं ना कहीं बड़ा यहां पर इफेक्ट डालेगा? बता दें कि केंद्र सरकार को लेकर जो सर्वे किया गया है, और सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं? सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है यहां पर मानकर चल रही है कि शहरी 44% लोग मान रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के लिए जिम्मेदार है, जबकि ग्रामीण मान रहे हैं कि यहां पर केंद्र सरकार 48% ग्रामीण लोग मान रहे हैं कि महंगे और पेट्रोल डीजल का जिम्मेदार केंद्र सरकार है, जबकि राज्य सरकार को लेकर शहरी लोग कहते हैं 19%, जबकि ग्रामीण कहते हैं 22%। तेल कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोगों का मानना है शहरी 21, जबकि 17% ग्रामीण में मान रहे हैं कि तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं। कह नहीं सकते 16%, 13% यहां पर शहरी लोग और ग्रामीण आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से किसे ज्यादा फायदा होगा। इस पर देखिए जो सर्वे के आंकड़े वो क्या कहते हैं। उद्योगपतियों को शहरी लोग मान रहे हैं 61% ये मानकर चल रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, जबकि ग्रामीण का आंकड़ा बढ़ा है, 66% ग्रामीण लोग भी मान रहे हैं। अब छोटे कारोबारियों को फायदा हुआ है, शहरी कहते हैं 16%, ग्रामीण भी 16%। सैलरी क्लास 9% शहरी है और 7% ग्रामीण है। कह नहीं सकते ऐसे 14% शहरी और ग्रामीण 11% आ जाते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है वो कहता है कि 2 साल में जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी या फिर बिगड़ी? इसको लेकर सर्वे के आंकड़े कहते हैं हाँ, शहरी कहते हैं 67% लोग मानते हैं कि हाँ 2 साल में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। धारा 370 का एक बड़ा मुद्दा था, उस पर जो है खत्म कर दिया धारा 370। और यहां पर बात करें तो जिस कहां से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का सफाया हुआ है उसको लेकर ये सर्वे है, उसमें ग्रामीण कहते हैं 56% कि हाँ जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। नहीं कहते 17% और ग्रामीण कहते हैं 21% की कोई सुधार नहीं आया है। अब देखिए अगला सवाल, मोदी 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आर्टिकल धारा 370 जो था एक बड़ा मुद्दा था और इस पर जो कामयाबी केंद्र सरकार को मिली है, शहरी इसको 54% मानते हैं, जबकि ग्रामीण इसको 45% मानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी कई चुनावों में इफेक्ट डालता रहा है और राम मंदिर का जो मुद्दा था एक बड़ी उपलब्धि इसको केंद्र सरकार की तरफ जा रही है। ये सर्वे के आंकड़े हैं, 20% शहरी मानते हैं कि ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, 25% ग्रामीण इसको मान रहे हैं। जबकि 3 तलाक का भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको 6% शहरी और 6% ग्रामीण लोग मान रहे हैं। सीए का एक बड़ा इफेक्ट है और इसको कहीं ना कहीं लागू करने
के लिए यहाँ पर सारे जो नियम कायदे हैं वो तैयार किए गए हैं और सीए का भी विरोध यहाँ पर देखने को मिला था कई राज्यों पर। लेकिन इसको लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं 5% यहाँ पर मोदी सरकार की उपलब्धि है और 6% ग्रामीण इसको उपलब्धि मान रहे हैं। अन्य कहते 15% और 18% ग्रामीण की इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। अब देखिए बात करते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। आर्टिकल 370 ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा था और इसको हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये सर्वे के आंकड़े कहते हैं मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मजबूत हुई है, ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अब देखिए लद्दाख इलाके में चीन का अतिक्रमण केंद्र की नाकामी, जिस कारण से यहाँ पर चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद था उसमें लद्दाख इलाके को लेकर जो सर्वे किया गया है, जो सर्वे सी वोटर के आंकड़े हैं। बता दें आपके लिए कि यहाँ पर हाँ कहते हैं शहरी 40% की अतिक्रमण केंद्र की नाकामी है, ग्रामीण इसको 47% मानते हैं, नहीं कहते कि नाकामी नहीं है। 42% शहरी और 35% ग्रामीण। कह नहीं सकते ऐसे लोग 18% आते हैं और ग्रामीण इसमें 18% आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है क्योंकि जिस प्रकार के कामकाज रहे हैं और यहाँ पर बात करें तो कोविड-19 के तहत जो निर्णय लिए गए हैं, लॉकडाउन का भी निर्णय लिया गया था, इसके बाद पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, इसमें लोगों को परेशानी हुई है, ऑक्सीजन जैसे बड़ी समस्याएं रही। इस सारे सवालों के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट कितने लोग हैं। देखिए बहुत संतुष्ट 37%, कम संतुष्ट यहाँ पर 25%, असंतुष्ट यहाँ पर 36% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से यहाँ पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या ये असंतुष्ट का आंकड़ा जो है वो घटा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है उसमें कई नेताओं को छुट्टी कर दी गई है, तो कुछ युवाओं को इस बार मौका दिया है और साफ संकेत दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कि कैबिनेट में जो साफ संकेत दिए हैं कि सभी को अपना जिम्मेदारी से काम करनी होगी और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सटीक यहाँ पर उन्होंने साफ संदेश दिया है। अब देखिए राहुल गांधी के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, उनको लेकर भी सर्वे किया गया है। बहुत संतुष्ट इनसे 18% लोग हैं और कम संतुष्ट यहाँ पर 22% है, असंतुष्ट 41%, कह नहीं सकते ऐसे 19% लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये सर्वे भी किया गया है, सर्वे के आंकड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी की बता दी कि किसी भी राज्य में वो मुख्यमंत्री नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी वो अब वंचित हैं। कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी अब कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ये सर्वे के आंकड़े हैं कि राहुल गांधी के कामकाज को लेकर ये आंकड़े हैं। अब बात करते हैं अमित शाह के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग हैं। देखिए केंद्रीय यहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, एक और अतिरिक्त यहाँ पर मंत्री यहाँ पर मंत्रालय दिया गया है अमित शाह के लिए, गृह मंत्रालय के अलावा। इसमें अगर देखें आप तो बहुत संतुष्ट कहते हैं 28%, कम संतुष्ट 22 और असंतुष्ट का आंकड़ा यहाँ पर 37% बढ़ जाता है। कह नहीं सकते ऐसे 13% लोग आते हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर जो बड़े बड़े दावे अमित शाह जी ने किए थे उस पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। उस कारण से जो असंतुष्ट का आंकड़ा है वो अब बड़ा है। आने वाले समय में क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय लोकसभा चुनाव के लिए बचा नहीं है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल पूरी तैयारी अब शुरू करने लगे हैं। देखिए अगला सवाल है कि मोदी राज में विदेश से रिश्ते किस प्रकार के रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो सबसे यहाँ पर कह सकते हैं चर्चित नाम मोदी सरकार का है और जिस प्रकार के आंकड़े भी रहे हैं और एक बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में भी माने जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अमेरिका से जिस प्रकार का रिश्ता भारत का बन चुका है उसके आंकड़े भी हमने देखे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे तो इस प्रकार का उनका स्वागत किया गया था, और जब यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत पहुंचे थे तो उनका भी जबरदस्त स्वागत यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन विदेश रिश्ते बेहतर हुए या नहीं, इसको लेकर जो आंकड़े हैं बेहतर हुआ है। 78% ये लोग मान रहे हैं शहरी कि हाँ विदेश रिश्ते बेहतर हुए। कई देशों से हमारा जो संपर्क है उसका साफ तौर पर एक कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भारत को, और कई देशों से जो सप्लाई थी वो उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कई यहाँ पर हमारे देश के लिए रक्षा सौदे हुए हैं उसमें भी समझौता अच्छे हुए हैं। और 56% इसमें यहाँ पर ग्रामीण है। खराब हुआ है 12%, 19% ग्रामीण, नहीं बदला है कुछ नहीं हुआ है 8% शहरी है, 21% ग्रामीण। कह ही नहीं सकते ऐसे 2% ग्रामीण, 4% लोग आते हैं। यानी मोदी राज में विदेश रिश्ते सुधरे हैं, ये यहाँ पर सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अब किसानों की मांग केंद्र को मान लेनी चाहिए नहीं। देखिए अगर बात करें तो
जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें केंद्र के लेकर जो सवाल थे और कहीं ना कहीं किसान लगातार यहां पर किसान आंदोलन को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर सर्वे के आंकड़े भी आ चुके हैं। हालांकि यहां पर बात करें तो किसानों की मांग को लेकर जो है हमारे यहाँ पर देश के जो यहाँ पर कह सकते हैं किसान मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि मंडी जो है वो बंद नहीं होगी, उनमें सुधार होगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि यहाँ पर किसानों के लिए भी स्वीकृत कर दी है। अब बात करते हैं कि इसको लेकर आंकड़े क्या हैं। शहरी कहते हैं 44% कि हाँ केंद्र को यहाँ पर किसानों की जो मांग है उसको मान लेनी चाहिए। ग्रामीण इसको 41% मानते हैं, नहीं माननी चाहिए 41% शहरी हैं, 29% यहाँ पर ग्रामीण आ जाते हैं। देखिए आपको बता दें कि किसानों की जो मांग है वो 3 कृषि कानून बिल को लेकर है और तीनों कृषि कानून बिल और एमएसपी जो है फिक्स करने की मांग किसान अब अड़े हुए हैं। नहीं कह सकते ऐसे 15% शहरी हैं और 30% ग्रामीण आ जाते हैं। अब किसे सबसे ज्यादा नाराज और बदलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो सवाल था इसको लेकर आंकड़े पहले आ चुके हैं, लेकिन जिस कारण से यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है, करीब 12 मंत्रियों को रिप्लेस कर दिया है। स्थानीय व्यवस्था 5% है, राज्य सरकार 17% और केंद्र सरकार 24%। कह नहीं सकते ऐसे 54% आते हैं कि नाराज और बदल देना चाहिए। इस पर ये आंकड़े हैं। उन सारे बड़े सवालों के बाद आखिर क्या होगा 2024 में? हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होने वाली है? क्या वाकई पेकी की रणनीति के तहत कांग्रेस या विपक्ष एक मजबूत होगा? क्योंकि यहाँ पर बात करें तो प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर साफ संकेत है कि इस बार कांग्रेस का साथ कुछ दलों को देना चाहिए। अब दल साथ देते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़ा होगा? प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर अब कौन नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी को अब भी 42% लोग मान रहे हैं कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी को 12%, मनमोहन सिंह के लिए 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 6%, ममता बनर्जी 4% है, सोनिया गांधी 2%, योगी आदित्यनाथ भी 2% यहाँ पर चांस प्रधानमंत्री पद के लिए अब दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की रेस में अब भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है काफी आगे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज चुनाव तो एनडीए या फिर यूपीए। देखिए यहाँ पर बात करें तो इस वक्त चुनाव तो एनडीए को 282 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी -71 सीटें हो सकती हैं। जो आंकड़े यहाँ पर अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपीए को इस समय जो है 172 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 89 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये आंकड़े कब बन रहे हैं? लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी, आईएनडी और पीपीडी यूपीए में शामिल हो जाते हैं, तब ये आंकड़े हैं। इसके अलावा इन दलों के अलावा अगर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में आ जाती है तब क्या आंकड़ा बनता है? तब देखिए एनडीए को 264 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ये काफी बड़े दल हैं और इनकी छाप बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब में विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पार्टी बन रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है और दिल्ली में तो वो अपना किला गड़ाए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस अगर यहाँ पर यूपीए में आ जाती है तो फिर यूपीए काफी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा शिवसेना फिलहाल सरकार में महाराष्ट्र में और यूपीए का हिस्सा है और यूपीए में ये दल आते हैं, तब एनडीए को नुकसान हो रहा है। 264 यानी 272 का जो आंकड़ा है वो पीछे रह रहा है। हालांकि एनडीए के साथ कुछ दल आ सकते हैं, जिस कारण के यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो कुछ अन्य दलों को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसके अलावा कांग्रेस से आए या फिर अन्य पार्टियों से आए बड़े नेताओं को भी यहाँ पर मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ पर राणे का नाम है जो कि महाराष्ट्र शिवसेना से आए हुए हैं। तो ऐसे कुछ नेता अब बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। यूपीए की बात करें तो 230 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है अगर वो गठबंधन के साथ जाता है और पीके की रणनीति के तहत अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है और आगे भी जा सकता है। अन्य की बात करें तो 49 लोकसभा सीटों तक अन्य पहुंच रहा है, क्योंकि अन्य से जो कुछ बड़े दिग्गज दल हैं वो यूपीए में आ जाते हैं, तब ये आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर सियासी रण में कौन मारेगा बाजी, 2024 किसके साथ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर 543 सीटों में से एनडीए, यूपीए या फिर अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इस पर अपनी राय रखिए। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा नेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।